2001 पार्लियामेंट अटैक, 2008 के मुंबई अटैक 26/11, उसके बाद पठानकोट, फिर उरी, फिर पुलवामा और अब पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने उसका मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। पहलगाम अटैक के बारे में हम सब जानते हैं, पर मेजॉरिटी लोगों का सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया और फिर इंडिया ने भी उसे बहुत ही स्मार्टली डिफेंड किया, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच ये वॉर रुका क्यों? एक्चुअली ये वॉर नहीं था। पहलगाम, पुलवामा, उरी, पठानकोट, 26/11 मुंबई, 2001 पार्लियामेंट, 2002 अक्षरधाम अटैक, ये सब टेररिस्ट ग्रुप्स या मिलिटेंट्स द्वारा इंडिया पे किए गए अटैक्स थे, जिसके अगेंस्ट इंडिया ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं। आगे वीडियो पे हम इसके बारे में बात करेंगे, पर इन अटैक्स को हम वॉर्स नहीं कह सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो प्रॉपर वॉर हुआ, जिसे वर्ल्ड वाइड वॉर्स डिक्लेयर किए गए, वो एग्जैक्टली 4 बार हुए। 1947 में हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा गया, एक बना इंडिया और एक बना पाकिस्तान। तभी से लेके आज तक दुश्मनी की आग, जंग के नारे और अमन के सपने सब कुछ देखा है भारत पाकिस्तान ने। लेकिन फिर से सवाल यही है कि आज तक पूरी जंग क्यों नहीं हुई, और अगर हुई भी तो रुकी क्यों? बहुत लोगों का सवाल है ना ये, कि हर बार इन वॉर्स को लेके कोई सेटलिंग और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट क्यों नहीं है। इन सब क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर हिस्ट्री, तब की सिचुएशन और दोनों कंट्रीज के रिलेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच फर्स्ट वॉर 1947-48 में जम्मू कश्मीर को लेके हुआ, जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था, और उसके तुरंत बाद इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। तब इंडिया के कई प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया गया कि वो इंडिया या पाकिस्तान किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तब जम्मू कश्मीर सबसे हॉट टॉपिक था, वो तो वैसे आज भी है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों को कश्मीर अपने पास चाहिए था, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो जम्मू कश्मीर का ज्योग्राफिकल लोकेशन कोई भी कंट्री को हर हिसाब से प्रॉफिट ही देता है। क्योंकि फर्स्टली जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो अपनी बॉर्डर्स को 3 कंट्रीज से शेयर करता है, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिससे इनमें से कोई भी कंट्री को इकोनॉमिक लेवल, मिलिट्री लेवल और ग्लोबल लेवल पे भी बेनिफिट ही होने वाला है। सेकेंडली, कश्मीर एक कुदरत की इतनी ब्यूटीफुल जगह है, मतलब ऐसे ही कश्मीर नहीं कहते ना, ऐसे ही जन्नत नहीं कहते कश्मीर को। हिमालयाज, माउंट कैलाश, माउंट केटू और इन्फिनिट ब्यूटी के साथ साथ हिंदुत्व और सनातन धर्म का रूट कश्मीर ही है। कश्मीर में स्पिरिचुअलिटी के ऐसे राज और ऐसे ट्रूथ्स छिपे हुए हैं, और यही कश्मीर को यूनिक बनाता है। 1947 में महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को रूल करते थे, और वो चाहते थे कि कश्मीर हमेशा एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट ही रहे। और इसलिए जब ब्रिटिश ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 14 अगस्त 1947 को लेफ्ट किया, तब से फिर जम्मू कश्मीर 73 डेज तक एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही था। हाँ, उन दिनों में इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान यूनियन दोनों के द्वारा महाराजा हरि सिंह को कई बार कहा गया कि भाई आप अपना स्टेट हमारी कंट्री के साथ जोड़ दीजिए, पर तब कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और महाराजा हरि सिंह एक हिंदू थे, इसलिए उनके लिए वो भी डिसीजन थोड़ा डिस्टर्बिंग रहा होगा। और फिर अक्टूबर 1947 में एक ट्राइबल इस्लामिक फोर्स कश्मीर पर और महाराजा हरि सिंह पर अटैक करते हैं, कश्मीर के सिविलियंस पर भी अटैक करते हैं। और अब इस अटैक से महाराजा हरि सिंह और डिस्टर्ब हो जाते और सोचते हैं कि ये इस्लामिक ग्रुप आया कहाँ से, कौन कर सकता है, ये कौन कर सकता है। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ ये कंफर्म होती है कि ये ट्राइबल इस्लामिक फोर्स पाकिस्तान की आर्मी से बैकअप था। अब इसमें आप पाकिस्तान का इंटेंशन समझिए। यह पहली बार था कि पाकिस्तान ने खुद की आर्मी से अटैक करवाने की जगह कोई रैंडम इस्लामिक ग्रुप को फंड किया, क्योंकि जब ऐसे ग्रुप्स अटैक करे तो पाकिस्तान अपना नाम बचा सके और उनकी ग्लोबल लेवल पे भी कोई बदनामी ना हो। इसलिए आज की डेट पे हमारे लिए या दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है कि ये मेजॉरिटी टेररिस्ट ग्रुप्स या कोई बड़ा टेररिस्ट जैसे दिन पाकिस्तान में ही क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इन टेररिस्ट ग्रुप से वो चीज़ें करवाती है जो वो खुद कभी फ्रंट फुट पे आके नहीं कर सकती।
इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान देश को उनकी गवर्नमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्मी ही कंट्रोल करती है। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, जब ये ट्राइबल इस्लामिक फोर्स कश्मीर पे अटैक करता है तब महाराजा हरि सिंह को पाकिस्तान यूनियन से कई धमकियां भी दी गई थी कि भाई अगर आप कश्मीर ने पाकिस्तान से जुड़ने में फेल हो गया या कुछ मना कर दिया तो कश्मीर में डेथ्स और डिस्ट्रक्शन का सबसे गंभीर रूप देखने को मिलेगा। इस सीवियर प्रेशर और अटैक्स की वजह से महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जो एक उनका लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें वो इंडियन डोमिनियन से मिलिट्री की हेल्प यानी मिलिट्री एड रिक्वेस्ट करते हैं और अपने स्टेट जम्मू कश्मीर को इंडिया में शामिल करते हैं। इसलिए अब इंडिया ने अपनी आर्मी को जम्मू कश्मीर भेजा जहां वो कोई भी अटैक्स को डिफेंड कर सके और एडिशनल अटैक्स से फाइट भी कर सके। दिस इज द कंप्लीट रीजन कि अक्टूबर 1947 में कश्मीर को लेके पाकिस्तान द्वारा ये वॉर शुरू हुआ और जब वॉर चल रहा था उतने में यूनाइटेड नेशंस ने बीच में आके इंटरवीन किया। दोनों कंट्रीज के बीच एक टेम्पररी सीज फायर लाइन को एस्टेब्लिश किया और एक सीज फायर का एग्रीमेंट निकाला जिसका मेन आर्टिकल एक रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट था और इस ड्राफ्ट को चाइना, ब्रिटिश और यूएस ने मॉडिफाई करके एक फाइनल ड्राफ्ट अडेप्ट किया जिसका नेम था रेजोल्यूशन 47। रेजोल्यूशन 47 तीन पार्ट्स यानी तीन मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है जिसमें यह मेंशन किया गया है कि दोनों कंट्रीज जहां है वहीं रुक जाए और पाकिस्तान को कहा गया कि वो अपने ट्रूप्स कश्मीर से लेके तुरंत विड्रॉ कर ले। सेकंड पॉइंट में इंडिया को अपने आर्म्ड फोर्सेस रिड्यूस करने के लिए कहा गया जिससे हम अपने फोर्स को इंटरनेशनल लॉज और ऑर्डर्स के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट तक रख पाए। और थर्ड चीज़ ये थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक प्लेबिसाइड कंडक्ट करना यानी एक वोट करवाना कि वो इंडिया या पाकिस्तान कहाँ रहना चाहते हैं। एंड इंडिया से कहा गया कि हम इस वोटिंग के लिए एक प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन बनाएं जिसके डायरेक्टर्स को यूएन के सेक्रेटरी जनरल नॉमिनेट करेंगे। पर इस रिजोल्यूशन के बावजूद पाकिस्तान ने अपने लोकल्स को कश्मीर से विड्रॉ नहीं किया और ये जानते ही यूएन ने दोनों कंट्रीज के बीच निकाली हुई टेम्पररी सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया जिसे हम एलओसी कहते हैं, जिससे इंडिया आज तक एग्री नहीं करता है क्योंकि फिर 1 जनवरी 1949 को रात के 11:59 पे फाइनली ये वॉर रोका गया क्योंकि ऑलरेडी 1 साल के ऊपर ये वॉर चल रहा था और तब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक फ्रेशली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे जिनमें इतनी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल पावर तब नहीं थी। दोनों कंट्रीज के पास कश्मीर को छोड़कर भी अपने और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे बाकी थे। अब महाराजा हरि सिंह ने तो कंप्लीट जम्मू कश्मीर को इंडिया के हवाले कर दिया था, पर इस सीजफायर एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन 47 से वॉर को रोकने का रिजल्ट ये आया कि जो जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से इंडिया का हो चुका था उसका यानी कश्मीर का 2/3 पार्ट ही इंडिया के पास रहा और 1/3 पार्ट यानी आज़ाद कश्मीर, गिलगिट, बल्तिस्तान का एरिया पाकिस्तान के पास रहा जिसे कहा गया POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी आज तक पाकिस्तान ने अपने लोकल्स वहां से विद्रोह नहीं किए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, और जो आज तक एक अनरिजॉल्व मैटर ही है। और ऐसे ये वॉर रुका, एक ऐसा वॉर जिसमें दोनों देशों में से कोई भी जीत का क्लेम नहीं कर पाए एंड द सिचुएशन वाज जस्ट लाइक अ स्टेलमेट। और इसी बेस पर शुरू होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो लंबी कहानी जो सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, टेररिज्म और डिप्लोमेसी तक पूरी तरीके से फैल चुकी है। तो ये था फर्स्ट वॉर। अब बात करते हैं सेकंड वॉर के बारे में जो शुरू हुआ था 1965 में, जब पाकिस्तान ने 5 अगस्त को 1965 में इंडिया पर ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और इस ऑपरेशन का मेन मोटिव था कि इंडिया के कश्मीरी पार्ट पर एक इंसर्जेंसी क्रिएट करना यानी आम जनता को प्रेशर करके एक विद्रोह भड़काना जिससे पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन इंडिया के अगेंस्ट विद्रोह कर दे। सो पाकिस्तान का इरादा था कि उनकी इस ऑपरेशन से वो पूरा कश्मीर ऑक्यूपाई कर ले और इंटरनेशनली अपने जो पास्ट एक्ट्स थे उसको वो जस्टिफाई कर सके। इंडिया ने इसका जवाब पाकिस्तान पर एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन के साथ दिया और 28 अगस्त 1965 तक इंडियन आर्मी ने POK के 8 किलोमीटर अंदर हाजी पीर पास तक को कैप्चर कर लिया था और पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर को फेल कर दिया। इसके बाद 1 सितंबर को पाकिस्तान ने इंडिया पर काउंटर अटैक करते हुए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जम्मू के एक इंपॉर्टेंट टाउन अखनूर तक के एरिया को कैप्चर करना था और मेनली अखनूर ब्रिज को कैप्चर करना जो चेनाब रिवर के ऊपर बनाया हुआ ब्रिज है जो इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स के लिए एक रीएनफोर्समेंट और रिसोर्सेज सप्लाई करने का एरिया था।
तो अखनूर ब्रिज से पाकिस्तान हमारे मिलिट्री ट्रूप्स के इस वाइटल सप्लाई लाइंस को कैप्चर कर सके। पाकिस्तान के इस काउंटर अटैक से बैटल करने के लिए 6 सितंबर को इंडिया के 15th इन्फेंट्री डिवीजन के वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन मेजर जनरल निरंजन प्रसाद ने इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, विच वॉज नियर द वेस्ट बैंक ऑफ इच्छोबिल कैनाल, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर लोकेटेड है। और इसी दिन इंडिया के पाकिस्तान पर हावी होने के कारण पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को एक रेडियो ब्रॉडकास्ट से इमरजेंसी प्रोक्लेम किया दैट पाकिस्तान वाज नाउ इन अ स्टेट ऑफ वॉर विथ इंडिया। अब ये वॉर भी 1947 वाले वॉर की तरह अगेन एक स्टेलमेट सिचुएशन पे ही जा रहा था, क्योंकि अब दोनों नेशंस ने एक दूसरे की टेरिटरी को होल्ड कर लिया था। इंडिया ने क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान के 1920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को पॉजेस कर लिया था, जो एक बहुत ही एक्यूरेट क्लेम था, क्योंकि हमने पाकिस्तान के मेन फर्टाइल लैंड्स जैसे कश्मीर सेक्टर्स, सियालकोट, लाहौर को कैप्चर कर लिया था। वहीं पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा था कि उन्होंने इंडिया के 4190 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को होल्ड कर लिया है। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल फेक क्लेम है यार, क्योंकि उसमें उन्होंने इंडिया के कोई लैंड्स का भी नाम नहीं दिया है। इतना क्यों फेक करती है लोग। चलो, ये वॉर फिर 17 दिन तक चली और बहुत ही इंटेंस रही, क्योंकि दोनों तरफ से हजारों कैजुअलिटीज हुई थी। और इस जंग में दोनों नेशंस ने सबसे ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल का यूज किया था। और इसी कारण ये पब्लिश किया गया कि इंडिया पाकिस्तान के ये 1965 वाले वॉर को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बैटल डिक्लेयर किया। इसलिए इस वॉर को रोकने के लिए सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों सुपर पावर्स को एक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करना पड़ा, जिसमें फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 20 सितंबर को एक डॉक्यूमेंट के तहत सीज़फायर डिक्लेयर किया, और वो डॉक्यूमेंट था यूएनएससी रेजोल्यूशन नंबर 211। सीज़फायर को सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया और फिर पाकिस्तान ने काफ़ी इमोशनल ड्रामा करके 2-3 दिन बाद 23 सितंबर 1965 को अपना रोता हुआ मुंह बना के ये सीज़फायर एक्सेप्ट किया। और सीज़फायर के बाद इस वॉर से हुई कैजुअलिटीज़, हॉस्टिलिटीज़ और ये वॉर रोकी गई। लेकिन हम सब और वर्ल्ड वाइड सारे नेशंस भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक चीज़ में बहुत ही फेमस है, कोई भी डिसीजन को वायोलेट करने में, फिर चाहे वो डिसीजन उनके खुद का ही क्यों ना हो। सीज़फायर एक्सेप्ट करने के बाद भी पाकिस्तान ने इस सीज़फायर को काफ़ी बार वायोलेट किया, पर इसमें इंडिया के पास पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी अपर हैंड था इस पूरे वॉर में। और अब इसके बाद दोनों नेशंस के बीच कोई फर्दर एस्केलेशंस ना हो, इसलिए यूएसए और मेनली सोवियत यूनियन ने तश्केंत में एक पीस नेगोशिएशंस होस्ट किए थे, जहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान ने 10 जनवरी 1966 को यूएसएसआर के मीडिएटर प्रीमियर एलेक्साई कोसिगिन के प्रेजेंस में द तश्केंत डिक्लेरेशन साइन किया। तश्केंत जो अभी उज्बेकिस्तान में है। अब इस डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखा? सबसे पहले दोनों साइड्स ने एग्री किया कि जो भी वॉर हुआ उससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। सेकंडली, सारे ट्रूप्स को वापस ले जाएंगे, यानी दोनों देश अपने सोल्जर्स को वॉर से पहले की पोजीशंस पे वापस ले जाएंगे, नो कैप्चरिंग लैंड पे। तीसरा पॉइंट, फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, यानी आसपास में फिर से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को नॉर्मल बनाएंगे। एंड फोर्थली, नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। उसके बाद टू बी एट पीस, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स पीसफुली बैठ के सॉल्व करेंगे। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं, पीसफुली बैठ के सॉल्व करेंगे। तो ये शायद ही ऐसा कोई डिक्लेरेशन होगा जो सुनने में इतना अच्छा लगा, क्योंकि किसे पता था कि 6 साल बाद 1971 में एक और वॉर होने वाला है। तो इस तरह सेकंड वॉर स्टॉप हुआ था। अब बात करते हैं 1971 के वॉर के बाद। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर, जो एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट था। उस टाइम पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है। दोनों के बीच सिर्फ जियोग्राफी का ही नहीं, कल्चर, लैंग्वेज और पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा गैप था। तो इस वॉर का टेंशन स्टार्ट कैसे हुआ? 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में हुए इलेक्शंस और वहां की पार्टी आवामी लीग, जिसे शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, उस लीग ने क्लीन स्वीप कर लिया था। लेकिन तब पावर में था वेस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान को पीएम बनाने से मना कर दिया था। फिर क्या? ईस्ट पाकिस्तान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए,
काफी सिविल डिसोबीडियंस हुई और बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू कर दिया और उनके इस ऑपरेशन को कहा गया था ऑपरेशन सर्चलाइट। ये सुना होगा आपने। हजारों लोग मार दिए गए, वुमेन पे एट्रोसिटीज हुई और लोग इंडिया में रेफ्यूजीज बन के आने लगे और इंडिया ने इसको इग्नोर नहीं किया क्योंकि ये बस कोई ह्यूमैनिटेरियन इश्यू नहीं था पर नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू भी बन गया था। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। वहाँ एक मुक्ति बहिनी नाम की रेजिस्टेंस फोर्स बन गई और इंडिया ने उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट किया। फिर वेस्ट पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को इंडिया के एयर बेसिस पे सडन अटैक कर दिया। उसके बाद तो इंडिया ने फुल फ्लेज्ड वॉर डिक्लेयर कर ही दी। इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने भी धमाका कर दिया क्योंकि पाकिस्तानी नेवी का कराची पोर्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय किया गया था। इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में तेजी से प्रोग्रेस किया और 13 दिन के अंदर अंदर इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल यानी कि ढाका कैप्चर कर लिया था। फिर इस वॉर का हिस्टोरिक मोमेंट हुआ 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया और ये ग्लोबली दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये सब कुछ सिर्फ 13 दिन में किया गया and this was recorded as India's biggest military victory ever. इन सब के बाद a new country was born, बांग्लादेश। एक नया देश बन गया, इंडिपेंडेंट और फ्री देश। और इसके मेन हीरोज थे सबसे पहले इंडिया के पीएम इंदिरा गांधी और उनकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। फिर ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी को लीड करते हुए इंडियन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ, एक लेजेंड। मुक्ति बहिनी फोर्स, लोकल फाइटर्स जिन्होंने इस वॉर को बहुत ही ब्रेवली फाइट किया और इंडियन आर्मी, नेवी, इंडिया एयर फोर्स के सभी सोल्जर्स, पूरे देश ने मतलब दिल दे दिया था, जान दे दी थी। सबको पूरे देश ने सैल्यूट किया। इंडिया का मेन गोल था कि ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दिलाना, रेफ्यूजी क्राइसिस खत्म करना, पाकिस्तान की आर्मी को वहां से हटाना। ये सब इंडिया ने सिर्फ 13 दिन में अचीव किया। जस्ट थिंक अबाउट इट। और हमसे हमारे डेली गोल्स अचीव नहीं हो पाते। चलिए 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया और ढाका में और मेनली बांग्लादेश बन गया। बस इंडिया का काम खत्म हो चुका था। तो इंडिया ने कहा कि भाई मिशन एकम्प्लिश्ड, अब आगे वॉर क्यों कंटिन्यू करें। फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी आ गया था। यूएसए और चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में थे और उन्होंने वार्निंग्स दी थी। सोवियत यूनियन इंडिया के साथ था और फिर भी उन्होंने भी कहा था कि भाई वॉर ज़्यादा लंबा ना चले तो ही अच्छा है। फिर यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा कि भाई बस करो भाई, इनफ हो गया। तो इस वॉर को स्टॉप करने के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स ने भी थोड़ा पुश दिया था क्योंकि यहाँ इंडिया ने बांग्लादेश बनवा दिया, पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करवा दिया और इंडिया का कंप्लीट गोल अचीव हो गया था। तो इंडिया ने पाकिस्तान को बोला कि भाई अब गेम ओवर और दुनिया ने बोला गुड जॉब, चिल करो। तो इस तरह हमने इस वॉर को एंड किया था और ये था 1971 वाला वॉर। बात करते हैं कारगिल वॉर, 1999 वाले वॉर की। इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी पीस टॉक्स चल रहे थे। पीएम वाजपेयी तो लाहौर विजिट भी कराए थे और सबको लगा कि भाई वाह अब तो दोस्ती पक्की। लेकिन अंदर ही अंदर एक गेम चल रहा था और पता चला कि पाकिस्तान की आर्मी, मेनली उनके जनरल्स ने सीक्रेटली प्लान बनाया कि वो कश्मीर के कारगिल सेक्टर में घुस जाएंगे। उन्होंने इंडियन आर्मी के पोस्ट पर यानी कि माउंटेन्स पर कब्जा कर लिया था। जब इंडियन सोल्जर्स विंटर में नीचे बेस पर थे क्योंकि बेस पर से ऊपर पोस्ट को स्नो की वजह से टेम्पररीली खाली किया जाता है। एंड गेस व्हाट, घुसे भी कौन? रेगुलरली पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स और मिलिटेंट्स, लेकिन उस डिस्गाइज में घुसे जैसे कि वो फ्रीडम फाइटर्स हो। बट इंडिया ने तुरंत पहचान लिया ये तो भाई फुल पाकिस्तानी की आर्मी है और यहीं से एक वॉर शुरू होता दिख रहा था। इंडिया ने साफ शब्दों में कहा कि भाई कारगिल तो हमारा है और हर इंच वापस लेंगे। और फिर स्टार्ट हुई कारगिल वॉर फ्रॉम मई टू जुलाई 1999, जो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रही क्योंकि ये बैटल पे हुई थी। क्योंकि उस बैटल पे हुई थी जहाँ एक ऊंचे टेरेंस थे, एक हाई एल्टीट्यूड था, माउंटेन्स थे, टेम्परेचर बिलो 0 रहता था, मगर इंडियन आर्मी ने कमाल कर लिया। इंदिरा गांधी के बोफोर गन्स गरजने लगे जिनकी रेंज अराउंड 12,000 मीटर्स होती है, जो यूज की गई थी कारगिल वॉर में। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च कर दिया था। हर इंच पर क्लोज बैटल्स हो रहे थे। टाइगर हिल, टोलोलिंग, द्रास सेक्टर जैसे जगह लेजेंड बन गई। इंडियन सोल्जर्स के जोश और जुनून ने सब जीत लिया। डिस्पाइट टफ कंडीशंस पूरे देश ने देखा कि क्या होता है रियल ब्रेवरी।
कारगिल वॉर में इंडिया के अराउंड 527 सोल्जर शहीद हुए, लेकिन हर मार्टर ने देश के लिए जान दे दी और इंडियन आर्मी ने कारगिल का हर एक इंच वापस ले ही लिया। अब ये वॉर क्यों रुका और कैसे? सबसे पहले ही इंडिया ने मिलिट्री डोमिनेंस दिखा दी थी। इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट सारे पीक वापस ले लिए थे, जिससे पाकिस्तान की पोजीशन वीकन हो गई थी और उनका सप्लाई ही कट हो गया था। फिर उनका मोरल भी डाउन हो गया था, जो कि हर बार होता रहता है हर एक वॉर में। सेकेंडली, पिछले 3 वॉर्स की अब बात करें तो पाकिस्तान की अब हरकतें देख के उन पे काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर भी आ चुका था। यूएसए और दुनिया को समझ आ गया था कि पाकिस्तान ने ही वॉर स्टार्ट किया है। बिल क्लिंटन ने मुशर्रफ को समझा दिया कि भाई बैक ऑफ, वरना अब बुरा होगा और वो भी हम बुरा करेंगे। सो पाकिस्तान की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे नेगेटिव हो गई थी। ये सब ने देख लिया था कि गलती पाकिस्तान की है। थर्डली, इंडिया ने LAC क्रॉस नहीं किया था, यानी इंडिया ने ग्लोबल और नेचुरल मॉरल्स पे ग्राउंड रखा कि उनको ब्रेक नहीं करते। इंडियन आर्मी ने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया और बस अपना टेरिटरी ही वापस लिया, जिससे पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। और इंटरनेशनली सब कंट्रीज ने कहा कि इंडिया ने इस वॉर को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान को ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रेशर था, हर बार उनके इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहे ही है, और इंडिया ने उनकी आर्मी की ऑलमोस्ट डिफीट जैसी सिचुएशन खड़ी कर दी थी। मतलब जिससे मजबूर होकर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने खुद की आर्मी को रिट्रीट करने का ऑर्डर दे दिया। फाइनली 26 जुलाई 1999 को इंडिया ने डिक्लेयर किया कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हुआ है। सारे इन्फिल्ट्रेटर्स निकाल दिए गए। यही दिन हम हर साल कारगिल विजय दिवस के नाम पे मनाते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के बिना सिर्फ हमारी मिलिट्री के डिप्लोमेटिक प्रेशर और एडवांसेस की वजह से पाकिस्तान ने अपने सारे फोर्सेस को विथड्रॉ कर लिया था। और यही था कारगिल वॉर का कंक्लूजन। इस तरह कारगिल वॉर रुका था और कारगिल वॉर एक रिमाइंडर था, किसी भी देश की शांति को उसकी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जगह इतने वॉर्स के बारे में इतना डिटेल में डिस्कस करने का पॉइंट क्या है? क्योंकि इन सब वॉर्स की हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज कौन से माइंडसेट में थे, ये वॉर को अप्रोच कैसे करते थे और किस तरह इस वॉर को एंड किया जाता था। पर इन सब का मेन जवाब है पॉलिटिक्स, national politics or mainly world politics, which refers to the interventions of other countries in any battle or war. इंडिया हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, फिर चाहे नेहरू जी हो या मोदी जी। इंडिया ने हमेशा फुल स्केल वॉर को अवॉइड करने की ही कोशिश की है। वहीं पाकिस्तान की ये पॉलिटिक्स रही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से ज्यादा आर्मी का कंट्रोल रहा है। कभी जियाउल हक, कभी मुशर्रफ, उनका एजेंडा वॉर या कॉन्फ्लिक्ट से इंटरनल पॉलिटिक्स में डाइवर्ट करना होता है। उसके बाद वो करते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी, यानी बैकडोर टॉक्स। क्रिकेट डिप्लोमेसी, बस यात्रा पर अटैक्स, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पर अटैक्स, सब कुछ ट्राई किया गया है। पर हर बार या तो कोई बैटल होता है या तो कोई पॉलिटिकल क्राइसिस। ये सब बातें हमें लीड करती है सबसे डेंजरस और अनस्टेबल चीज की तरफ, विच इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इतने बड़े वॉर्स के बाद भी पाकिस्तान ने टेररिज्म को फ्रंट फुट पे रख के इंडिया पे कई अटैक्स जारी रखे, जैसे 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2002 अक्षरधाम अटैक, उसके बाद 2008 के मुंबई अटैक 26/11, उसके बाद पठानकोट, फिर उरी, फिर पुलवामा, और अब इन सब अटैक्स के बारे में आपने सर्च करके काफ़ी वीडियोस देखे ही होंगे, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि आजकल कोई भी टॉपिक सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब में डिस्कस होता है। और ये सब अटैक्स जो मैंने बताया, ये सिर्फ कोई जंग की शुरुआत नहीं करते, बल्कि ग्लोबल सिंपैथी को भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही ले जाते हैं। फिर क्यों ये देश हर बार खुद को एक नए लेवल पे गिराता है? क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि कोई भी टेररिस्ट अटैक में ज़्यादातर इनडायरेक्टली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। और इंडिया पाकिस्तान की इन हरकतों का हर बार प्रूफ देता है, इस चीज़ को इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाता है, पर कभी पहले वॉर नहीं करता। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन सब अटैक्स को टेररिस्ट अटैक्स का नाम दिया जाता है, फिर भले ही इनके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर या कंट्री या कोई प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। ये सब टेररिस्ट ग्रुप्स मेनली स्टेट स्पॉन्सर होते हैं, जैसे लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद एक्सेट्रा। पर ऑफिशियली पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको डिनाई करती है और इसी वजह से एक क्लियर एनिमी डिक्लेयर करना ना मुश्किल हो जाता है। पर अब इंडिया का स्ट्रक्चर बदल गया है।
पहले सिर्फ साउथ एशिया पावर में था, लेकिन अब इंडिया धीरे धीरे ग्लोबल फोरम्स पे एक सुपर पावर बन रहा है, जिसकी हाइलाइट्स है इंडिया का क्वाड अलायंस। इंडिया के यूएस और यूरोपियन नेशंस के साथ अभी के रिलेशंस। 2023 में इंडिया ने G20 समिट भी होस्ट किया था, फिर ब्रिक्स, SCO और कई न्यू डेवलपमेंट्स, जिससे अगर इंडिया आज पाकिस्तान पे फुल स्केल वॉर करे ना तो शायद वो कंट्री वर्ल्ड मैप से ही गायब हो जाएगा भाई। और इसका असर इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल परसेप्शन पे भी पड़ता है। इसलिए भारत हमेशा से एक सॉफ्ट पावर और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रिस्पॉन्स का प्रिफर करता है। दूसरे साइड पाकिस्तान वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी अब अलग लेवल पे है। खुद की कंट्री में ही इकोनॉमिक क्राइसिस और पूरा देश बस अपनी मिलिट्री पर डिपेंडेंट है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी भी आर्मी ड्राइव करती है। और सुनिए, उनका IMF का लोन चल रहा है और पाकिस्तान काफी सालों से चाइना के डेप्ट में भी डूबा हुआ है। हाँ, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, पर चाइना भी अब ग्लोबली खुद की इमेज बिगाड़ना नहीं चाहता। और बात रही अमेरिका की, तो ये वीडियो देखिए। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, you know. मजा आया ना? ये सब मिलके एक पावर इम्बैलेंस बनाता है, जिसमें पाकिस्तान को पता है कि वो कन्वेंशनल वॉर में टिक ही नहीं सकता है। अब इतनी बातें की है तो सबसे रिसेंट इश्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं, पहलगाम अटैक। अमरनाथ यात्रा के रूट पे अटैक, जवान शहीद, सिविलियंस इंजर्ड, ये पूरा प्लान एक टेररिस्ट ग्रुप ने एग्जीक्यूट किया और फिर यह कंफर्म हुआ कि इस अटैक का लिंक भी पाकिस्तान से है। इसलिए इंडियन आर्मी ने विद इन डेज सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया। इस ऑपरेशन ने डायरेक्टली बॉर्डर के आसपास टेररिस्ट लिंक कैंप्स को टारगेट किया और नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, हमारे शहीदों के नाम पे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और टेररिस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भाई अब कोई बैटल नहीं करेगा, अब डायरेक्ट काम तमाम होगा। जो आज की हमारी सरकार करती है, अभी की हमारी सरकार करती है, और जो ये मोदी जी का थॉट प्रोसेस रहा है। इंडिया कभी सामने से कोई वॉर नहीं चाहता है। अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव की बात करूँ ना, तो अभी जो इंडिया की गवर्नमेंट है और अभी जो हमारे लीडर है नरेंद्र मोदी जी, तो उनके जो डिसीजंस हो ना, वो मुझे बहुत ही फैसिनेट करते हैं उनके डिसीजंस। क्योंकि मोदी जी ज़्यादा बातें करने की बजाय, ज़्यादा मीटिंग्स करने के बजाय सीधा रिजल्ट दिखाते हैं, और हर बार उन्होंने यही किया है। अब देखिए, पिछले जितने भी अटैक्स हुए हमारे पास, पाकिस्तान या टेररिस्ट ग्रुप्स जितने भी अटैक्स किए गए इंडिया पे, उसका जवाब इंडिया ने किस तरीके से दिया है, राइट। और ये मेरा पर्सपेक्टिव था। आप अपने व्यूज़ और ओपिनियंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, राइट, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव की तरह हर एक लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। और इन दी एंड मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, टेररिज्म, नेशनल डिप्लोमेसी, ये सब एक मेज़ का हिस्सा है, जैसे कोई भूल-भुलैया हो, राइट। हर कंट्री को आखिर में बस एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी जंग जीतने से पहले उसे रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे वॉर्स करके तो फिर ये प्लैनेट ही नहीं बचेगा ना भाई, क्या होगा। इसलिए खुद शांत रहो और बाकी सबको भी शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो एक नेशन हमेशा से करता आया है, एंड दैट इज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड बातें को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।